गुड मॉर्निंग बच्चों। यू आर वेलकम टू ऑन दिस माय यूट्यूब चैनल। बच्चों मैं साइंस टीचर हूँ। तो 10वीं को भी मैं साइंस पढ़ाता हूँ। तो मैं सोचा कि आपको बहुत दिनों से सोच रहा था कि आपको मैं साइंस ऑनलाइन पढ़ाऊँ। मेरी बहुत दिनों से ख्वाहिश थी, लेकिन कुछ कारणोंवश ये इसके लिए थोड़ा देर हुआ। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा सा वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो में मैं आपको साइंस के पार्ट 2 का सेकेंड चैप्टर लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 पढ़ाना चाह रहा हूँ। बच्चों मैं ऐसे में देख रहा हूँ कि आप सभी 9th क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और अभी आप 10th में एंट्री कर रहे हैं। और इसमें मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे कांटेक्ट में बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऑफलाइन में मेरे पास पढ़ते हैं। तो ये बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि 10th में एंट्री किए हैं, बहुत सारा सिलेबस, 10th कैसा रहेगा। बचपन से वो जब पढ़ रहे हैं, 3rd स्टैंडर्ड से, 4th स्टैंडर्ड से, 5th स्टैंडर्ड से जब पढ़ रहे हो, तब से वो 10th क्लास दिमाग पे उनके हावी हो चुका है कि 10th क्लास कैसा रहेगा, 10th में कैसे बुक रहेंगे, कैसे सर रहेंगे, क्या पढ़ाएंगे, बोर्ड एग्जाम रहती है, फिर उसमें मार्क कैसे लेने हैं। बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में है। और उसके साथ साथ पेरेंट्स, टीचर, उनके बड़े भाई, इनका सबका उनके ऊपर एक प्रेशर रहता है कि अच्छा पढ़ाई करो, तुमको 10th में ऐसे मार्क लेना है, ये सब बहुत सारी बातें। तो इस बातों से 10th के बच्चे थोड़े दब जाते हैं और उनके ऊपर एक बहुत प्रेशर होता है, वो मैं समझ सकता हूँ। तो उसी प्रेशर को थोड़ा सा बाजू हटाने के लिए आपको आपके ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ आपको कभी मन नहीं हुआ, आपका कभी मन हुआ कि मैं मोबाइल में देखूं, तो उसके लिए भी मैं आपको मोबाइल पर अवेलेबल होने के लिए ऑनलाइन अवेलेबल आपको क्लास हो, आप ऑनलाइन भी सीख पाए, इसलिए मैं आपके सामने कुछ वीडियो लेके आया हूँ। और ये मित्रों पहला ही मेरा वीडियो है, हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हो जाएं या उतना मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा आपका कंसेप्ट, फिर भी वो मैं दूसरे वीडियो में वगैरह और क्लियर करने के लिए प्रयास करूंगा। बस आपको मेरे लिए व्हाट्सएप मैं आपको नंबर दे रहा हूं मेरा। मित्रों पहला ही दिन है और मेरा आज गले में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आपका मैं थोड़ा आपकी थोड़ा आपसे थोड़ा एडजस्टमेंट चाहूंगा गले के लिए मेरे। और बच्चों देखो, आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस पार्ट 1। और हाँ, उसी के साथ साथ मैं आपसे लाइक की अपेक्षा करता हूं, क्योंकि आपका एक लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशनल रहेगा। तो खैर चैप्टर शुरुआत करते हैं। चैप्टर में हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ प्रोसेस। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है मित्रों? बच्चों देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी जीवित प्राणी हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इन सभी को हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ प्रोसेस। जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें लाइफ प्रोसेसेस होती हैं। वो लाइफ प्रोसेस हमारे बॉडी में वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स है, ये ऑर्गन सिस्टम्स रन करते हैं, तो इनसे कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। जैसे कि वेरियस ऑर्गन सिस्टम कौन सा है? तो हमारा फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम है, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे हम खाना खाते हैं, वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया एक डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे 5 से 6 सिस्टम्स हमारे बॉडी में रन करते हैं। एक तो डाइजेस्टिव हो गया, दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिससे हम श्वास लेते हैं और पूरे दैट ऑक्सीजन सप्लाइज टू ऑल बॉडी, and also with this respiratory system takes carbon dioxide from our body and that exhale। दूसरा है रेस्पिरेटरी, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ये पहले डाइजेस्टिव, दूसरा रेस्पिरेटरी, तीसरा मित्रों तीसरा हमारे सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम, चौथा है एक्सक्रेटरी। ऐसे 5 से 6 जो भी सिस्टम हमारे बॉडी में है,
वो वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स है और इनकी तरफ से हमारे बॉडी में बहुत सारे वेरियस प्रोसेस ऑकर होते हैं और उनके कारण ही हमको एनर्जी मिलती है। और ये कंटिन्यूअस, ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूअस चलते हैं हमारे बॉडी में। फिर उसके लिए हमको एनर्जी चाहिए ये सभी सिस्टम चलने के लिए। फिर वो एनर्जी हमको मिलती है प्लांट से। ऑब्वियसली प्लांट से हमको फूड मिलता है, प्लांट्स एंड एनिमल से। हालांकि प्लांट खुद का फूड खुद बनाते हैं, उनके लिए इसके लिए उनको एटोट्रॉप्स भी होते हैं। एटोट्रॉप्स खुद का फूड खुद बनाते हैं और थोड़ा सा जो भी रिक्वायर उनके लिए है दैट दे कंज्यूम एंड रिमेनिंग ऑल फूड दे स्टोर फॉर अस इन लीव्स, फ्रूट्स, स्टेम्स में वो स्टोर करते हैं और वो हम एनिमल लेते हैं, हम ह्यूमन बीइंग लेते हैं एज वेल एज एनिमल लेते हैं। तो जो फूड उनसे मिलता है हमको, उस फूड से हमको एनर्जी मिलती है। लेकिन एक बात यहां पे देखनी पड़ेगी, ओनली फूड्स इज ओनली फूड इनफ फॉर अस फॉर एनर्जी? क्या एक फूड से ही हमको एनर्जी मिलती है या फूड ही इनफ है? तो ऐसा नहीं है। फूड के साथ साथ बच्चों हमको चाहिए ऑक्सीजन, हमको चाहिए ऑक्सीजन। यदि जो भी फूड हम ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उसको यदि ऑक्सीजन मिला तो वहां पे फूड ब्रेकडाउन होगा अच्छी तरह से और उससे एनर्जी मिलेगी और हम वो एनर्जी यूज कर सकते हैं हमारे दैनंदिन जीवन में, वो हमको एनर्जी मिलेगी। तो ये भी हम आगे चलकर पढ़ेंगे। लेकिन अभी देखते हैं फूड से हमको एनर्जी मिलती कैसे है। आपको एक बात पता है, रेस्पिरेशन, आपने ये नाम सुना है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन 2 लेवल पे होता है। एक होता है एक्सटर्नल, दूसरा होता है इंटरनल। ये लेवल मैं बता रहा हूं, लेवल है, 2 लेवल है रेस्पिरेशन के। और रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स भी हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं अभी, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एरोबिक, अनएरोबिक। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अभी देखते हैं मित्रों, अभी देखेंगे हम फूड से हमको एनर्जी कैसी मिलती है। देखो, वॉट एवर द फूड वी कंज्यूम दैट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे और हमको एनर्जी मिलेगी। और उसी को बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें एयर इन्वॉल्व हो, ऑक्सीजन इन्वॉल्व हुआ है, उसको बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। और जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं हुआ, जिस फूड से हमको डायरेक्ट एनर्जी मिल रही है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन, उसको बोलेंगे अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके मित्रों, ये बात हो गई। अब देखते हैं दूसरी बात, एक्सटर्नल है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है? हमारा बॉडी का सराउंडिंग के साथ कांटेक्ट। वी आर टेकिंग ऑक्सीजन डायरेक्टली इन आवर लंग्स एंड वी आर रिलीजिंग दैट कार्बन डाइऑक्साइड, वी आर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया बच्चों, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब देखते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। Whatever the oxygen we takes inside in our lungs, that oxygen goes in our cell. तो सेल भी ऑक्सीजन ले रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है उस सेल के लेवल पर, उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं उसको, सेलुलर रेस्पिरेशन। देखो सेलुलर रेस्पिरेशन, यही सेलुलर रेस्पिरेशन को ही बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। अब इसमें क्या होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है?
सेल है, ऑक्सीजन लेगा, फूड लेगा, फूड इसको मिलेगा, कौन देगा इसको, सेल को कौन पहुंचाएगा, ऑक्सीजन एंड फूड हर एक सेल में कौन पहुंचाएगा, यस, तो वो पहुंचाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड। ब्लड क्या करेगा बच्चों, बॉडी के अंदर हर एक सेल को वो सब फूड एंड ऑक्सीजन सप्लाई करता है। फूड आएगा, ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पे आप बोलेगा भी यहाँ पे रेस्पिरेशन, यहां से फूड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा और एनर्जी मिलेगी। आप बोलोगे सर यहाँ पे रेस्पिरेशन होगा, तो बच्चों देख रहे थे हम एरोबिक रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 स्टेप्स होते हैं। तो फूड एरोबिक रेस्पिरेशन से होते हुए 3 स्टेप से होते हुए एनर्जी हमको देता है। तो फूड में देखो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स को ही लिपिड बोलते हैं। तो ये मेन एनर्जी के सोर्सेस हैं फूड में के, इनसे हमको एनर्जी मिलती है। लेकिन इनसे हमको एनर्जी मिलती है, 3 स्टेप से होते हुए गुजरते हैं। पहला है ग्लाइकोलाइसिस, पहली स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरी है टीसीए साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है ये, तीसरा ईटीसी रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। तो देखते हैं, फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, जैसे इसमें ग्लूकोज नाम का एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट्स का, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा और हमको एनर्जी देगा, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। फिर एग्जैक्ट और क्या होता है इस रिएक्शन में, ग्लूकोज एंट्री करेगा और ये ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन होती है साइटोप्लाज्म में। जैसे हमने सुना है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल, हमने सुना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ एनर्जी सेल बोलते हैं, वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो सेल में रहता है। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस उस माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता। कहां पर होता है, तो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है ग्लाइकोलाइसिस। और वहां उस ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक एसिड, एटीपी मॉलिक्यूल्स, NADH2 एंड वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये 4 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ईच के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं यहाँ पर। और ये जो ATP है, ATP ये वाला एनर्जी है, सेकेंड एनर्जी बनेगा, उसके साथ पायरुविक एसिड, NADH2, वाटर बनेगा। दिस इज द ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पे ऑकर होती है साइटोप्लाज्म में। फिर अब देखते हैं सेकेंड स्टेप, दैट इज TCA साइकिल। TCA साइकिल एग्जैक्ट क्या है वो आपको 12th में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे TCA साइकिल का काम हमको देखना है। TCA साइकिल क्या करता है बच्चों, यहाँ पे जो पायरुविक एसिड बन रहा है, ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा साइटोप्लाज्म में, वो होगा एसिटिल, ACETYL, एसिटिल को एंजाइम ए, एसिटिल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट होते वक्त वो भी थोड़ा एनर्जी बनाएगा और उसके साथ साथ थोड़ा वाटर मॉलिक्यूल्स बनाएगा। ये एसिटिल को एंजाइम ए जो पायरुविक एसिड से बना है, वो एंट्री करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करने के बाद इसके ऊपर ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो बुक में आपको दिया है, देखो ये सेकेंड वाली रिएक्शन, ये रिएक्शन उसके ऊपर एक्ट होगी और उससे और NADH2 क्या है, FADH2 क्या है वो बताऊंगा मित्रों। FADH2 इसको थोड़ा कैपिटल लिखते हैं, NADH2 ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाएगा। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या है, ये क्या है सर मॉलिक्यूल्स, ऐसे बच्चे पूछते हैं। तो बच्चे देखो, जैसे हम दूध से दही बनाते हैं, दही से फिर मक्खन बनाएंगे, मक्खन से फिर घी बनता है, तो घी बनने के पहले मक्खन बना। तो ऐसे ही एटीपी मॉलिक्यूल्स ये एनर्जी के सोर्स है, एटीपी मॉलिक्यूल्स एनर्जी करेंसी है, एनर्जी हमको एटीपी मॉलिक्यूल से मिल रही है। तो एटीपी बनने के पहले फूड कन्वर्ट होकर NADH2 FADH2 बनता है, उसके बाद उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन होगी,
फिर एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो एटीपी मॉलिक्यूल्स बनने के पहले वाला स्टेज है NADH2 FADH2। इसका लॉन्ग फॉर्म आपके बुक में दिया है, देखो इसका लॉन्ग फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये वाला NADH2। FADH2 का है फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसका लॉन्ग फॉर्म है। ये लॉन्ग फॉर्म भी याद करो, देखो इधर दिया है बाजू में, एटीपी का भी दिया है, उसके बारे में डिटेल भी दिया है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये आपको लर्न भी करना है, स्पेलिंग भी लर्न कर लेनी है। तो अभी हम देख रहे थे TCA साइकिल। ये माइटोकॉन्ड्रिया में डायग्राम मैं थोड़ा और अच्छी से निकालता हूं। माइटोकॉन्ड्रिया में ये रिएक्शन होती है, तो छोटी सी जगह है, उतनी डायग्राम अच्छी निकाल नहीं पा रहा हूं, तो और थोड़ा जल्दबाजी में जल्दी जल्दी वीडियो फिनिश भी करना है हमको, तो आपको मैं और कभी माइटोकॉन्ड्रिया के अच्छे से डायग्राम निकाल के दिखाऊंगा, बड़ी वाली। तो NADH2 FADH2 यहाँ पे बनेगा, देखो मैं इसको थोड़ा रीड भी करता हूँ, आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शन कॉल्ड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इज ऑपरेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया में वो रिएक्शन होगी। एसिटिल पार्ट ऑफ एसिटिल कोएंजाइम इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड थ्रू द साइक्लिक प्रोसेस। फिर इस प्रोसेस से क्या होगा, एसिटिल पार्ट, ये जो एसिटिल पार्ट है कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उसको ऑक्सीजन मिलेगा, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा, और हमको मिलेगा, हमको यहाँ पे कुछ चीजें मिलेंगी, जैसे कि NADH2 FADH2 बोला, उसके साथ साथ हमको CO2 मिलेगा और H2O भी मिलेगा। जैसे देखो ये 4 सब्सटेंस, पहले ग्लाइकोलाइसिस मिले हमको, ग्लाइकोलाइसिस में क्या क्या मिला, पायरुविक एसिड, ATP मॉलिक्यूल्स, NADH2 वाटर मॉलिक्यूल्स मिले, वहां पे तैयार हुए। फिर उसमें जो पायरुविक एसिड रहा वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री किया, फिर उसके ऊपर TCA साइकिल ऑपरेट हुई, उसके ऊपर रिएक्शन हुआ उसका, और हमको NADH2 FADH2 CO2 H2O मॉलिक्यूल मिला। अब देखते NADH2 H2 FADH2, मैंने आपको कहा कि ये ATP मॉलिक्यूल्स फॉर्म होने के पहले वाले थिंग्स हैं, इससे हमको इसको, ये सेकेंड स्टेप रही। अब थर्ड स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। तो बच्चों फिर इस रिएक्शन में NADH2 और FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में इन्वॉल्व होते हैं, इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन होती है, और एक NADH2 से मॉलिक्यूल से 3 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं, एंड एक FADH2 मॉलिक्यूल से 2 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं। उसके साथ साथ सम ATP मॉलिक्यूल्स भी, और भी ATP मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा बनते हैं, और उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। तो इस तरह से मित्रों देखो, अभी इस तरह से 3 बार 3 स्टेप्स पर, 3 स्टेप में ग्लूकोज है ऑक्सीडाइज होते जाता है, और दिस इज हाउ दैट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और 38 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसमें ओनली एंड ओनली इन एरोबिक रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में ही ग्लाइकोलाइसिस, TCA साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, ये 3 स्टेप्स होते हैं, और इन स्टेप में स्टेप बाय स्टेप हमारा जो फूड था, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, और हमको 38 ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। और यदि इसको ऑक्सीजन नहीं मिला होता तो ये 3 स्टेप में ऑक्सीडाइज नहीं होता, बल्कि एक ही स्टेप में हो जाता, और वहां उसमें ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनते, और दैट इज वेरी लो अमाउंट ऑफ एनर्जी, और उसी को अनएरोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। और इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन में 2 ATP मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, और बहुत कम एनर्जी रहती हो। तो देखते हैं, देखो हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है ऑक्सीजन का, पूरा ऑक्सीजन भर लेते हैं तो ऑक्सीजन फूड के साथ रिएक्ट होगा, हमको एनर्जी भी मिलती है। तो बच्चों आज हम यहीं पे विराम देते हैं इस टॉपिक को। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, वो है एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन है, और ये कुछ चार्ट भी दिए हैं, इस चार्ट को भी समझेंगे, और उसके साथ साथ फिर हमको प्रोटीन से कैसे एनर्जी मिलती है, फैट से कैसे एनर्जी मिलती है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।